हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी जो परीक्षा की तैयारी जो है वो कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ज्योग्राफिकल थॉट के बारे में कि ज्योग्राफिकल थॉट है क्या और कुछ एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर ही ज्योग्राफी का जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट क्यों हुआ, यानी कुछ एक लोकेशन ही सबसे ज़्यादा जो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी है उसके लिए जिम्मेदार क्यों है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों है। जैसे कि कुछ पूरी दुनिया के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर ज्योग्राफी का जो सबसे ज़्यादा इवोल्यूशन हुआ। हालांकि ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी के ऊपर जो एनी पर्टिकुलर लोकेशन ने काम किया है, और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज निकल के आई है या जो जो गैदरिंग थी जो इंटेलेक्चुअल लोगों की, वो कुछ एक पर्टिकुलर लोकेशन पर ही थी। जैसे कि जो ग्रीक है और एक जो रोमन है और एक चाइना के अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ ज्योग्राफी का, और काफ़ी सालों बाद ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट के काफ़ी सालों बाद जो है अमेरिका के अंदर जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यानी जो इवोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ ज्योग्राफी के अंदर। तो इन्हीं पर्टिकुलर लोकेशंस के अंदर जो एक लोकेशन है ग्रीक, जिसको हम कहते हैं ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट, जिसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, तो उसके बारे में आज हम जो है डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट क्यों हुआ सबसे ज़्यादा ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर, या जो मिलेटस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉलेज प्रोड्यूस होने का रीज़न क्या है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो एक सेंटर ऑफ स्टडी हुआ करता था, यानी वो एक यूनिवर्सिटी टाइप वो एक लोकेशन होती थी जो कि लोनिया के अंदर थी। लोनिया एक टाउन है, उस टाउन के अंदर एक जगह थी मिलेटस। वो एक सेंटर ऑफ स्टडी हुआ करता था, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो बैठते थे और स्टडी और रिसर्च का काम जो है वो किया करते थे। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो लोकेशन जो है वो मियांडर जो एक रिवर है वहाँ उस एक क्षेत्र के अंदर, उसके माउथ के ऊपर वो लोकेशन जो है वो लोकेटेड थी। तो इसका एक बेनिफिट, और जो मियांडरिंग रिवर है जो एजियन सी है एक, वहाँ पर जो है स्थित है और वहाँ पर जो है एग्जिस्ट करती है। तो सी के नज़दीक एग्जिस्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन का होने का एक फ़ायदा है कि वहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। तो कमर्शियल एक्टिविटी का और ज्योग्राफी के इवोल्यूशन का आपस में क्या लेना देना है, इसका एक बहुत मतलब गहरा एक संबंध है। जैसे कि जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी होंगी, यानी कि कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो हुआ करती थी। तो कमर्शियल एक्टिविटी ऐसा तो है नहीं कि जो गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल निम्न स्तर पे जो लोग खड़े हुए हैं वो कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, हालांकि वो भी करते हैं, लेकिन जो हायर स्केल ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी है वो लोग जो है वो इंटेलेक्चुअल लोग या जो कि इंटेलिजेंट लोग ही किया करते थे। तो वो एक सेंटर था जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी हुआ करती थी मिलेटस और एजियन सी के नज़दीक जो लोकेशन थी। तो वहाँ पे विभिन्न जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से लोग आया करते थे, और वो अपने साथ जो है वो एक कल्चर साथ में लेकर के आते थे। ऐसा तो था नहीं कि पैसे दिए और सामान लिया और चलते बने। तो अपने साथ जो है कल्चर इम्पैक्ट लेकर के आया करते थे, और कल्चरल इम्पैक्ट जो है वो वहाँ पर छोड़ के जाया करते थे उस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि विभिन्न कॉन्टिनेंटल से लोग वहाँ पे आते थे। कॉन्टिनेंट से लोग जो है वहाँ पर आते थे और एक दूसरे के से जो है इंटरेक्ट किया करते थे। तो एक दूसरे से, यानी जो जो ज्ञान था वो एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट किया करता था, और कुछ एक जो फ्रूटफुल जो है चीज़ें निकल के सामने आया करती थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है इट वाज द सेंटर ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। और दूसरा जो है वो जो क्षेत्र है वो जिगजैग टोपोग्राफिक वाला क्षेत्र है। जैसे कि आप ग्रीक की जो लोकेशन आप गूगल मैप के ऊपर देखोगे तो आपको देखेगा कि वो एक कटा फटा क्षेत्र है, वो जिगजैग क्षेत्र है। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आपके नॉलेज को ट्रिगर करती हैं। जैसे कि अगर आपके पास जो है पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको पेड़ पौधों के बारे में जानने की एक उत्सुकता पैदा होगी। तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो माइंड है वो ट्रिगर होगा उन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो ऐसा ही जो है वहाँ पे भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे जिगजैग टोपोग्राफी थी। तो लोगों के बारे में कि ये क्यों हुआ, ये कटा फटा क्षेत्र, ये कट कैसे गया इतना, तो उस चीज़ के बारे में जो है लोगों को जानने के लिए उत्सुकता पैदा हुई। उस क्षेत्र ने लोगों के माइंड के अंदर जो है उत्सुकता पैदा की उस चीज़ को लेकर के। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीक।
तो सबसे पहले जो उस अक्षेत्र ने जो काफ़ी जो इंटेलिजेंट व्यक्ति दिए, काफ़ी जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति दिए, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है होमर का, जिसका जो जन्म है वो 928 BC के अंदर जो है वो हुआ। तो होमर जो है वो एक फिलोसफर हुआ करते थे। हालांकि जितने भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जितने भी जो हमारी स्ट्रीम है, जितने भी जो सब्जेक्ट है, उनके एवोल्यूशन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनमें सबसे ज़्यादा लोग जो है वो फिलोसफर हुआ करते थे। एक्सपर्ट तो अभी होने लगे हैं लोग, मतलब लोगों को काफ़ी सारी चीज़ों की जो है जानकारी होती थी। जैसे आजकल होता है ना कि एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होता है व्यक्ति, वो लोग काफ़ी सारे सब्जेक्टों में रुचि लिया करते थे, तो उनको फिलोसफर कहा जाता था। फिलोसफर होता है जो सोचता बहुत है चीज़ों के बारे में, तो उसको फिलोसफर कहा जाता है। तो ये लोग फिलोसफर हुआ करते थे। ये लोग जो है देखते थे, चीज़ों को ऑब्जर्व किया करते थे, और उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर कुछ एक जो है कॉन्सेप्ट क्रिएट किया करते थे। तो सबसे पहला जो फिलोसफर है वो है होमर। होमर क्यों इंपॉर्टेंट है? होमर ने 2 पोइम्स लिखी, एक ओडेसी और दूसरा जो है वो इलियड है। इन्होंने जो एक जो ट्रोजन जो वॉर है उसके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, और वहाँ का जो कल्चर है, उन्होंने काफ़ी सारी पोइम्स और भी लिखी हैं जो वहाँ का पर जो कल्चरल एक्टिविटी होती थी, और जहाँ पर वो जो कल्चर होता था, उस कल्चर को जो है उन्होंने राइट किया, उन्होंने उस कल्चर को लिखा अपनी कविताओं के माध्यम से। तो उनकी जो कविताएं हैं आज भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जानने के लिए कि उस समय पर कैसा कल्चर हुआ करता था। तो ये इसलिए जो है होमर जो है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है इस क्षेत्र में हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है सिर्फ पोइम्स ही लिखी हैं, उन्होंने और भी काम किया है इस क्षेत्र के अंदर। और जैसे कि उन्होंने जो उस क्षेत्र की जो पवनें होती थी, जो विंड्स होती थी, उनको जो है उनको क्लासीफाई किया, उनको क्लासिफिकेशन उनका किया, और उनकी जो विशेषताएं हैं, उनकी जो वो उन्होंने बताई जो उनकी, यानी कि जो उस समय पे जो विंड्स वहाँ पे चला करती थी, हालांकि वही विंड्स आज भी वहाँ पे चलती हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन किया और चीज़ों के बारे में बताया कि कौन सी पवन की जो है क्या विशेषताएं हैं। तो उन्होंने बेसिकली उनको 4 भागों में बांटा। जो सबसे पहला भाग था जो पवन का, जो था बोर्स। तो उन्होंने बताया कि जो ये नॉर्थ की जो ये बोर्स है, जो विंड्स है, जो नॉर्थ की तरफ से चलती है, उसकी जो विशेषता उन्होंने बताई कि वो कूल है, और उनके चलने से जो है स्काई क्लियर रहता है। तो उनके चलने से स्काई क्लियर क्यों होगा? क्योंकि नॉर्थ की तरफ से जो विंड्स आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं हायर लैटिट्यूड पर जो है वो ठंड ज़्यादा होती है, कोल्ड ज़्यादा होता है वो क्षेत्र। तो उस क्षेत्र से आने वाली पवनें हमेशा आपको ठंडी मिलेगी, क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ सनलाइट्स है वो कम है कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रीजन। तो इस वजह से जो है उस क्षेत्र से जो आने वाली पवनें वो ठंडी हुआ करती थी। और क्लियर स्काई इसलिए रहता था क्योंकि इवेपोरेशन, ठंडी हवा जो है इवेपोरेशन को ट्रिगर नहीं कर सकती, और इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो जो कोल्ड एयर है उसके अंदर कम होती है कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की। तो इस वजह से उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो होता नहीं था, और जब वायु के अंदर मॉइस्चर जो है वो नहीं होगा तो जो एटमॉस्फेरिक जो इवेंट्स हैं वो कम से कम होंगी, और एटमॉस्फेरिक इवेंट्स कम होंगी तो स्काई जो है वो क्लियर रहेगा। ठीक है। और दूसरी उन्होंने बताई जो यूरस जो एक पवन थी, जो कि ईस्ट की तरफ से बहती थी, पूर्व की तरफ से बहती थी, वो वार्म थी। और तीसरी जो है उन्होंने बताई नोट्स, वो है जो साउथ की तरफ से बहा करती थी, और वोइलनेट होती थी वो वेट होती थी। और चौथे जो उन्होंने बताई जेफ्रस, जो कि वेस्ट की तरफ से बहती थी, और जो साउथ की तरफ से जो आने वाली पवनें हैं वो एटमॉस्फेरिक जो इवेंट है उनको पैदा किया करती थी। जैसे क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन से जो पवनें आएंगी तो वो अपने साथ मॉइस्चर लेकर के आती हैं, क्योंकि वो वार्म क्षेत्र से आती हैं। तो वार्म क्षेत्र के से आने के कारण जो है वो उनके अंदर जो वाटर का जो कंटेंट है उस एयर के अंदर वो ज़्यादा होता था, और जो गर्म क्षेत्र से जो वायु ठंडे क्षेत्र की तरफ आएगी तो जो एटमॉस्फेरिक जो इवेंट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर से जो है जैसे क्लाउड्स पैदा होते हैं, और क्लाउड्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैक्सिमम जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए। एटमॉस्फेरिक जो इवेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्लाउड्स।
और दूसरे, हालांकि इस जो नॉलेज उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दी होमर्स ने, उसी के बेस पे कुछ लोगों ने कहा कि जो होमर है वो होमर शुड बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। हालांकि इसको जो है नकार दिया गया बाद में, क्योंकि लोगों ने जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने कहा कि होमर ने हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें दी है, लेकिन उन्होंने किसी पैराडिगम की जो स्टार्टिंग है वो नहीं की, किसी अप्रोच की स्टार्टिंग जो है उन्होंने ज्योग्राफी के क्षेत्र में नहीं की। तो इस आधार पे उनको जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं कहा जाना चाहिए। और जो सेकंड नंबर पे जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति वहाँ से आते हैं वो है थेल्स, जिनका जो जन्म है वो 624 के अंदर BC के अंदर हुआ। तो उन्होंने भी काफ़ी जो है अहम रोल ज्योग्राफी के अंदर दिया है। जैसे कि उन्होंने जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसको ज्योग्राफी के अंदर स्टार्ट किया। मैथमेटिकल अप्रोच स्टार्ट होने का जो प्रभाव है ज्योग्राफी के अंदर, वो काफ़ी गहरा प्रभाव उन्होंने छोड़ा। जैसे कि जो थेल्स से पहले जो ज्योग्राफी के अंदर काम हुआ, ज्योग्राफी का जो इवोल्यूशन हुआ, वो डिस्क्रिप्शन हुआ करता था किसी पर्टिकुलर चीज़ का। जैसे कोई माउंटेन है उसको तो उसका डिस्क्रिप्शन हुआ, जैसे कोई विंड्स है तो उनके बारे में लिखा। लेकिन ज्योग्राफी जो थेल्स हैं उन्होंने मैथमेटिकली उस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की, उसको एक जो साइंटिफिक जो ट्रेडिशन है उसकी स्टार्टिंग जो है थेल्स मोदी ने की। तो जो मैथमेटिकल अप्रोच की स्टार्टिंग जो है थेल्स से ज्योग्राफी के अंदर मानी जाती है। यानी कि जो थेल्स है, थेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैथमेटिकल अप्रोच इन ज्योग्राफी। और सेकंड, और इन्होंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है, जो रूल्स हैं उन्होंने जो मैथमेटिक्स के अंदर जो एक रूल्स होते हैं ना जो मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे कि समकोण का जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो है उन्होंने जो मैथमेटिक्स के अंदर दी थेल्स मोदी ने। बेसिकली जो 6 जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो रूल्स हैं उन्होंने मैथ के अंदर दिए। मैथ के अंदर उनका काफ़ी योगदान है। और उन्होंने जो सेलेसियल जो बॉडी हैं उनको भी जो है मैथमेटिकली एस्टेब्लिश किया, उनके बीच का जो कोण है जैसे, और भी उन्होंने काफ़ी सारे मैथमेटिकली इम्प्रूवमेंट जो हो सकते थे ज्योग्राफी के अंदर उस टाइम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने किए। और जो थर्ड जो मेजर इम्पोर्टेंट जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है वहाँ से जो निकला है, जो मिलेटस से जो निकला है, तो वो है एनेक्सिमेंडर। एनेक्सिमेंडर ने जो है एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था जीनोमन। तो वो बेसिकली होता क्या था, वो एक पत्थर होता था, पत्थर के ऊपर जो है डिग्रीज डिग्रीज जो है वो लिखी हुई हुआ करती थी, और उसके बीच में एक जो है रोड होती थी, जो सूर्य का प्रकाश उससे रोड से टकराता था तो वो एक छाया जो है वो प्रोड्यूस किया करती थी, और उस छाया के आधार पे जो है वो कोणों को मेजर किया जाता था। हालांकि टाइम को भी मेजर किया जाता था, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो जीनोमन का कार्य है वो कोण को, यानी जो सेलेसियल बॉडी है उनका दूसरी जो सेलेसियल बॉडी है उसके साथ कोण क्या है, उन चीज़ों का जो है इस इंस्ट्रूमेंट में उन चीज़ों का एस्टेब्लिश करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का जो है प्रयोग किया जाता था। रिलेटिव पोजीशन जो है एक दूसरे की, जैसे कि जो हमारा जो मार्स है और जो मर्क्यूरी है उनके बीच कोण क्या है अर्थ के संदर्भ में, तो ये सब चीज़ें जो है उसके माध्यम से उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे की जाती थी इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। और इसी के माध्यम से उन्होंने जो एनेक्सिमेंडर जो महोदय थे उन्होंने जो है इक्विनॉक्स के बारे में एक पर्टिकुलर जो एक साइंटिफिक जो चीज़ बताई वो इक्विनॉक्स के बारे में, तो एनेक्सिमेंडर ने बताई। क्योंकि जब हमें किसी पर्टिकुलर जो कोण है किसी सेलेसियल बॉडी के बारे में, उस कोण का अगर हमें पता होगा तो उसकी जो वास्तविक जो स्थिति है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर वो चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो जो कोण मापने का जो एक तरीका, एक जो अप्रोच उन्होंने स्टार्ट की, तो वो एनेक्सिमेंडर ने की, और उसी के आधार पर उन्होंने जो इक्विनॉक्स है उसको बताया कि किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो है इक्विनॉक्स होगा। जैसे कि हम जानते हैं जो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न है, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर इक्विनॉक्स होता ही है किसी न किसी जगह पर।
इक्विनॉक्स का मतलब है कि इक्वल नाइट और इक्वल डे, यानी एक ऐसा दिन जिस दिन जो है एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जिस टाइम पे जो रात का जो ड्यूरेशन है और जो दिन का जो ड्यूरेशन है वो सेम हो। तो ये चीज़ें उन्होंने बताई इस चीज़ के आधार पे। एनेक्सिमीटर ने एक जो है मैप का भी जो है मैप को भी इंट्रोड्यूस किया ज्योग्राफी के अंदर, और उस मैप के अंदर उन्होंने जो ग्रीक्स है उसको जो है सेंटर में दिखाया, और जो यूरेशिया का जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूरेशिया जो है वो उसके सराउंडिंग में दिखाया, और उसके चारों तरफ जो है वो वाटर को उन्होंने दिखाया। ये उनका एक पर्टिकुलर जो है कार्य, जो एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो नेट की परीक्षा में आता भी है, पूछा जाता है। तो ये एनेक्सिमीटर के द्वारा ये कार्य जो है वो किया गया। एनेक्सिमीटर ने जो थेल्स ने जो और एक जो थेल्स ने जो है एक हाइपोथेसिस जो अर्थ के बारे में दी थी, वो भी मैं डिस्कस करना भूल गया, वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में। तो उन्होंने जो एक हाइपोथेसिस दी जो कि ये थी कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट जो डिस्क है उसके शेप में है और वो वाटर के ऊपर तैर रही है। ये हाइपोथेसिस जो उन्होंने जो अवेलेबल जो डेटा था उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, उस अवेलेबल डेटा के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था, ये कंक्लूजन निकाला था। तो इस कंक्लूजन को निकालने पर काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो रेज हुए, जैसे कि अगर अर्थ जो है वो फ्लैट है और वाटर के ऊपर तैर रही है, तो जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है और शाम को जो है वो पश्चिम दिशा के अंदर जो है वो सेट हो जाता है, तो वो दोबारा से उसी पर्टिकुलर जगह पर क्यों पहुंच जाता है, और रात को जो है वो सूर्य कहाँ चला जाता है, क्या वो जो समुद्र के अंदर डूब जाता है। तो इन सब चीज़ों का जो आंसर है, जो क्वेश्चन रेज हुए उस हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में, तो एनेक्सिमीटर ने इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि जो नॉर्थ के अंदर जो है वो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे, ऐसा उन्होंने बताया, अनुमान लगाया कि, और शाम को जो है वो जो सूर्य है वो जो समुद्र के अंदर डूबने की बजाय जो उनके पीछे छिप जाता होगा, और शाम को उनके पीछे से होते हुए सुबह को जो पश्चिम दिशा पूर्व दिशा के अंदर निकल जाता होगा, और जिस जो प्रोसेस है जिस समय वो उन पहाड़ों के पीछे से पश्चिम दिशा से पूर्व की दिशा की तरफ जा रहा है, उस ड्यूरेशन को जो है नाइट का, उस ड्यूरेशन के समय जो है नाइट रहती होगी, जो है यानी कि जो रात रहती होगी उस समय के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की एनेक्सिमीटर ने कोशिश की। और जो एक महत्वपूर्ण जो उन्होंने जो अपनी स्टडी के मध्य रखा वो था यूनिवर्स, यानी जो कोई भी वो स्टडी किया करते थे वो यूनिवर्स के मद्देनज़र जो है वो स्टडी को अंजाम जो है दिया करते थे। और दूसरी तरफ जो थेल्स महोदय थे, उन्होंने जो प्राइमरी जो सब्सिटेंस उन्होंने रखा वो था वाटर, यानी कि वाटर, उनकी जो स्टडी होती थी वाटर के इर्द गिर्द जो है वो हुआ करती थी। और जो एनेक्सिमीटर की जो स्टडी होती थी, एनेक्सिमीटर के जो स्टडी किया करते थे वो यूनिवर्स को मद्देनज़र रखते हुए वो स्टडी किया करते थे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो जो है बड़ी हो गई कुछ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, जो कि यूट्यूबर का एक जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहना कि जो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है लाइक कर दें।